गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 7 के हिंदी तृतीय भाषा के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण संबोध से पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य भाग 1। जैसे कि आप जानते हो, हमने पढ़ा पहले भाषा चैप्टर, फिर वर्ण और वर्णमाला। अब वर्णों का उपयोग हम शब्द बनाने में करते हैं और शब्दों का उपयोग हम वाक्य बनाने में करते हैं। तो शब्द और वाक्य बनाने से पहले वर्णों को मात्राएं लगाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्वरों की मात्रा होती है। अ को कोई मात्रा नहीं होती, आ को मात्रा है, खड़ी पाई जिसे हम कहते हैं। तो ये मात्राएं यानी स्वरों के चिन्ह, और उससे हम शब्द बनाते हैं। तो हम जानेंगे मात्राओं के बारे में। तो आपकी जो व्याकरण संबोध है उसमें तीसरा चैप्टर है, वह आपको यहाँ दिया गया है। तो व्यंजनों से जब स्वर है, जिससे है ना, व्यंजन और स्वर ये वर्ण है, वर्णमाला में आते हैं स्वर और व्यंजन। व्यंजन से जब स्वर है मिलते, मात्राओं का रूप है धरते, मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, हंसते गाते शोर मचाते, शब्द कहाँ फिर चुप रह पाते, मिलकर सुंदर वाक्य बन जाते। तो यहाँ पर पूरे शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं, उसके बारे में बताया गया है। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया है, क्या लिखा है? जब स्वर पहले आए। तो आप देखिए यहाँ शब्द जो है ऐनक लिखा हुआ है बच्चों, ऐनक शब्द लिखा है, तो उसमें ए स्वर आया है। तो स्वर यदि पहले आए तो वो अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे ए में, ऐनक में ए लिखा है पहले, फिर व्यंजन आता है ना, न क, ऐनक, यानी व्यंजन से पहले यदि स्वर आए तो वो अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे उसके नीचे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, अ ब, अब, यानी यहाँ पर आपको पहले अ स्वर लिखा है, तो यहाँ पर ब व्यंजन है और व्यंजन से पहले क्या आया हुआ है? अ। ठीक वैसे ऐनक में न व्यंजन है, क व्यंजन है, उससे पहले आया हुआ है स्वर। तो व्यंजन से पहले यदि स्वर आए कोई शब्द में तो वह अपने मूल रूप में होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अभी ये दूसरी जो बात है कि जो अगर अरहित व्यंजन पहले आए, अरहित व्यंजन यानी देखो, अगर अरहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो स्वर जो है वो एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर अरहित व्यंजन पहले आए, अरहित व्यंजन यानी आधा व्यंजन। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया है आपको, क प्लस आ इज इक्वल टू का। तो क आधा जुड़ा लिखा हुआ है और उसके बाद स्वर जुड़ा है आ, तो क प्लस आ का। ल प्लस ए ले, यानी पहले व्यंजन आया, उसके बाद क्या है? स्वर की मात्रा है।
तो व्यंजन पहले आए, उसके बाद स्वर आए, तो स्वर वो व्यंजन को पूरा करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मात्रा के रूप में स्वर जुड़ता है, चिन्ह के रूप में। जैसे हम का बोले तो क के बाजू में खड़ी पाई जो है वो आ स्वर की मात्रा है। समझ में आ गया? जैसे ले लिखा है तो ए की जगह हम ए नहीं लिखते, पर ए की मात्रा का चिन्ह रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर य ई आ का चिन्ह यानी ए आ का चिन्ह जो यानी खड़ी पाई का चिन्ह जो है वह, और ए का चिन्ह है, यानी हम स्वर पूरा लिखते नहीं हैं बल्कि स्वरों के चिन्ह की सहायता लेते हैं। तो स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है कि मात्रा किसे कहेंगे? तो स्वरों की निश्चित चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यानी कोई भी क से ग तक कोई भी व्यंजन आप पढ़ें तो उसके पीछे हमें अ सुनाई देता है। जैसे कि क, ख, घ, ये सभी स्वर के पीछे सभी वर्ण के पीछे हमें अ स्वर सुनाई देता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल। तो सभी व्यंजन के पीछे मात्राएं लगती है। यहाँ पर आपको दी है सभी। देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, त हलंत लगाकर उसे आधा दिखाया जाता है, प्लस अ इज इक्वल टू त, और त से बना शब्द यहाँ दिया है तन। आ की मात्रा है खड़ी पाई, जिसे खड़ी पाई कहते हैं। आई जैसा चिन्ह टी जैसा दिखता है हमें, तो त प्लस आ इज इक्वल टू ता, और ताला शब्द बना है। और छोटी ई की मात्रा आगे लगती है, तो छोटे ई की मात्रा का चिन्ह देखिए, और त प्लस छोटी ई यानी 3 का यहाँ शब्द दिया है। बड़ी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन के पीछे लगती है, त प्लस बड़ी ई ती, तीर। छोटे ऊ की मात्रा त के नीचे लगी है, त हलन प्लस ऊ तू, तुम। बड़े ऊ की मात्रा त प्लस बड़ा ऊ तू, तुलिका। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, त प्लस री तृण यानी घास का तिनका। ए की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है, त प्लस ए तेल। ए की मात्रा त प्लस ए तैरना। ओ की मात्रा खड़ी पाई और ऊपर एक मात्रा, तो ओ की मात्रा त को ओ की मात्रा तो पढ़ा जाता है, तो ता। औ की मात्रा खड़ी पाई और ऊपर 2 मात्रा, त ओ, तौलिया। तो इस तरह मात्रा स्वरों की मात्रा के चिन्ह हमने पढ़े और जाने। अब ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर दिया गया है आ ई और व और की मात्रा जो है व्यंजन के पीछे लगती है। देखो, आ की मात्रा भी व्यंजन के पीछे लगती है, फिर बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है, ओ की मात्रा औ की मात्रा जो व्यंजन दिए है उसके पीछे लगती है, और छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है, यानी ये तीनों मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री की मात्रा। अब ए की मात्रा जो है व्यंजनों के ऊपर लगती है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब यहाँ र में ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यहाँ र में ऊ की मात्रा जो है बच्चों उसके बीच में पीछे लगती है। र में और
र में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे न लगकर इसके बीच में लगती है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, र प्लस छोटा ऊ रू। यहाँ र के पीछे छोटी ऊ की मात्रा लगी है और उदाहरण दिया है रुक, रुई, रुपया। फिर उसके बाजू में र प्लस बड़ा ऊ, तो रू की मात्रा पीछे लगी है, बड़े ऊ की मात्रा, तो रूप, रुमाल, रूठना। ये इस तरह से आपको याद रखना है कि र ही व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है वर्णमाला में कि जिसको छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा पीछे व्यंजन के बीच में लगती है। ये याद रखना है आपको। अब या अनुस्वार, बिंदु, यह बिंदु वाली मात्रा तो बिंदु के रूप में व्यंजनों से जुड़ता है। जैसे द प्लस न, इसका उच्चारण न होगा, दंत, यानी न आधा सुनाई देता है, इसलिए यहाँ न आधा लिखा है। द के ऊपर की मात्रा है, दंत जो न में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए दंत। फिर पतंग, अंग, तो यहाँ पर अंग की मात्रा, तो पतंग शब्द बनता है। अब अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, यह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ता है। ध्यान दे, अनुनासिक स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ ही आता है। द हलन प्लस आ, दांत, यानी दा के ऊपर चंद्र बिंदु लगती है और मात्रा बनती है। स, तो स, न, आ, हंसना उच्चारण होता है, हंसना, यानी जिन के ऊपर अनुनासिक की यानी चंद्र बिंदु की मात्रा है उस स्वर के ऊपर ही लगानी होती है। जैसे दांत में आ के ऊपर लगेगी, द के ऊपर नहीं, आ, स्वर कौन सा है, आ। और हंसना में अस्वर है, तो अस्वर के ऊपर, तो उसका वर्ण विच्छेद करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है। अब हम जो चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आया है उसे अह और विसर्ग को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम अह और विसर्ग। तो अह कभी अकेले नहीं सिखाया जाता, इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है। जैसे अंततः, अतः, पर, प्रातः, पर प्लस आ प्लस त प्लस अह, यानी अह कभी अकेले नहीं लिखा जाता। इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ और अह के रूप में, यानी उसके चिन्ह दो टिपके दिए हैं, तो अतः और प्रातः, इस तरह अह या विसर्ग का प्रयोग होता है। आ चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आया है, शब्दों में वर्ण के ऊपर लगता है, इसका उच्चारण औ करना पड़ता है। जैसे बाल लिखे, हम बॉल बोलते हैं पर बाल हिंदी में बाल बोला जाएगा, चौड़ा उच्चारण होता है। फिर हम मॉल बोलते हैं, ना मॉल में जाना है तो माल बोला जाएगा। इस तरह उसका चौड़ा उच्चारण होता है, आगत ध्वनि है, इसे आगत अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्ण के उच्चारण आपने समझ लिए। अब आगे का जो शब्द और वाक्य है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ तक के आप व्याकरण में जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा, फिर से एक बार पढ़कर समझ लीजिएगा। यदि कोई इसके बारे में डाउट है तो बताइएगा।
तो यहाँ पर हम आधा चैप्टर जो है वो समाप्त करते हैं और पूरा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।